बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रजनों का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, आप लोगों के सामने ज्योतिष से संबंधी विभिन्न विषयों को लेकर आता हूं। लेकिन आज विषय कोई ज्योतिष का नहीं है, ज्योतिष का ही विषय है, लेकिन मैं कोई ज्योतिषीय जानकारी आपको नहीं देने जा रहा इस वीडियो में। हालांकि वीडियो खत्म होते होते आपको लगेगा कि मैंने आपको ज्योतिष से संबंधी बहुत अच्छी जानकारी भी प्रदान कर दी है। ये वीडियो मैं बना रहा हूं एक वीडियो देखने के बाद। एक फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी ने एक वीडियो डाला है, जिस वीडियो का टाइटल है हाउ एस्ट्रोलॉजी फूल्स मिलियंस ऑफ इंडियंस। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ध्रुव राठी जी ने मिलियंस ऑफ इंडियंस कहा है, मिलियंस ऑफ पीपल नहीं कहा है। यानी उन्होंने सारी दुनिया में ज्योतिष पे जो चर्चा होती है, शायद उस पर मुहर लगाई है सही होने पर, लेकिन उन्होंने जो भी हमला बोला है या क्रिटिसाइज किया है भारतीय ज्योतिष और भारतीय ज्योतिषियों के ऊपर, इसमें कोई संदेह नहीं। ध्रुव राठी एक काफी इंटेलिजेंट और समझदार व्यक्ति हैं। बहुत ही जानकारी से भरे हुए बहुत से वीडियो उन्होंने YouTube पे डाले हैं और उन वीडियोस को देखकर बहुत लोगों की नॉलेज में, जानकारी में वृद्धि भी हुई। लेकिन अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि ज्योतिष के विषय पे जो वीडियो उन्होंने डाला है, इस विषय पे उनकी जानकारी सही नहीं है, ज्योतिष का उनको ज्ञान नहीं है। और ध्रुव राठी कोई अकेले व्यक्ति नहीं है, बाबा रामदेव हैं, एक और नए बाबा आज उभरे हैं कुछ दिनों से, किशोर नाम करके है कोई। ध्रुव राठी ने उनका भी हवाला अपने वीडियो में दिया है। और एक इस्कॉन के शो कॉल्ड भगवान है, वो भी ज्योतिष पर अक्सर आरोप लगाते रहते हैं, उन पर भी वीडियो बनाऊंगा मैं अलग से। लेकिन आज सिर्फ ध्रुव राठी जी की बातों का जवाब दूंगा, और हर बात का जवाब नहीं दूंगा, दो स्पेसिफिक बातों का जवाब दूंगा जहां उन्होंने ट्विन यानी दो बच्चों का जन्म एक ही समय होने पर जो अंतर जीवन में होता है वो क्यों होता है, एक साथ पैदा होते हैं या फिर लिटरली मिनट्स का अंतर होता है उन दोनों के पैदा होने के बीच में। उन दोनों की जिंदगियां तो एक दूसरे से काफी सिमिलर होनी चाहिए। ज्योतिष को नकारने के लिए उन्होंने पहला उदाहरण ट्विन का लिया। करीब 2000 से ज्यादा बच्चे जो एक समय पर पैदा हुए थे, उन सबको इस स्टडी के लिए रजिस्टर किया गया। अगले कई सालों के लिए रिसर्चर्स ने 100 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा कि जब ये नौकरी करी तो कौन सी नौकरी करी, ये मैरिड हुए या अनमैरिड रहे, इनकी पर्सनैलिटी कैसी थी, इनका IQ लेवल कैसा था, स्पोर्ट्स में ये कितने अच्छे थे, मैथमेटिक्स में ये कितने अच्छे थे, इनका एंजाइटी लेवल कैसा, सिमिलैरिटी नहीं थी। दूसरा उदाहरण ध्रुव राठी जी ने लिया लंदन का, जहां 1958 में 2000 बालकों का जन्म एक ही समय पे हुआ, जैसा कि वो बता रहे हैं। उनको स्टडी के लिए लिया और 2003 में जाकर उस स्टडी का रिजल्ट एक जर्नल के थ्रू प्रकाशित किया गया। और ध्रुव राठी जी बता रहे हैं कि एक ही समय पे पैदा हुए बच्चों में जब कोई सिमिलैरिटी नहीं है, तो जिनके जन्म में 1 महीने का फासला है, 1 साल का फासला है, जो राशिफल पे वो कहना चाह रहे हैं। और इसके लिए ध्रुव राठी ने उदाहरण दिया कि 20 जनवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में जन्मे जातकों का होरोस्कोप यानी राशि एक्वारियस यानी कुंभ होती है। 30 जनवरी को बबली का बर्थडे आता है, 18 फरवरी को, और बबलू का बर्थडे आता है 9। तो उनमें कैसे सिमिलैरिटी हो सकती है? एक होरोस्कोप के बारे में जब बताया जाता है, लाभ हानि इत्यादि जो भी बताया जाता है, तो उसमें सिमिलैरिटी कैसे हो सकती है? तो यहाँ इन दोनों बातों का जवाब मैं थोड़ा तफसील से दूंगा आप लोगों को समझ में आ जाएगी। जो ज्योतिष के जानकार हैं और जो ज्योतिष सीख रहे हैं उन्हें भी समझ में आएगी।
और ध्रुव राठी साइंस की बात कर रहे हैं, हर बात में वो साइंस और लॉजिक की बात कर रहे हैं, तो मैं इस बात का उत्तर साइंस और लॉजिक के थ्रू ही दूंगा। उनके पहले प्रश्न का जवाब, जहां वो ट्विन बालकों की बात कर रहे हैं, ये बात सही है कि जुड़वा बच्चों का जन्म एक ही समय पे होता है, फिर भी उन दोनों बच्चों का जीवन एक जैसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये समझना बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जो ज्योतिष पढ़ते हैं, जो ज्योतिष जानते हैं, उन्हें मालूम है कि ट्विन बालकों के भाग्य की विवेचना करने के लिए ही लेट श्री कृष्णमूर्ति जी ने कृष्णमूर्ति पद्धति की स्थापना कर दी और उन्होंने साबित किया कि एक ही वक्त पे जन्मे दो बालकों के भाग्य में अंतर क्यों होता है। सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी होगी कि दो बालकों का जन्म भले ही एक ही समय पे होता है, लेकिन फिर भी 4-5 मिनट का अंतर उनमें अक्सर हो जाता है, कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है। तो ट्विन बालकों का यानी जुड़वा बच्चों के भाग्य को विश्लेषण करने के लिए उन्होंने कृष्णमूर्ति पद्धति की स्थापना की और सबलॉर्ड की पद्धति को जन्म दिया, यानी 27 नक्षत्रों को 249 उप नक्षत्रों में तोड़ दिया। एक नक्षत्र में 9 उप नक्षत्र उन्होंने खड़े कर दिए, यानी एक नक्षत्र के 9 भाग कर दिए। तो बड़ा सिंपल सा उत्तर तो यहाँ ये है कि 5 मिनट, 3 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद लग्न का उपनक्षत्र बदल जाता है। सबसे छोटा उपनक्षत्र होता है सूर्य का और सबसे बड़ा उपनक्षत्र होता है शुक्र का। लग्न कुंडली के परिप्रेक्ष्य में लग्न आप जानते ही हैं 2 घंटे चलती है, लेकिन सबलॉर्ड बदलता रहता है। तो सूर्य का सबलॉर्ड 3 मिनट में और शुक्र का सबलॉर्ड 10 मिनट में बदल जाता है। अब आप इस बात को समझिए कि एक बालक का जन्म मान लीजिए एक खास वक्त पे हुआ, जातक की लगन कोई भी है, उदाहरण के लिए मान लीजिए मेष लगन है, तो जाहिर है दोनों बालकों की लगन मेष ही होगी, राशि भी वही होगी और ग्रहों की स्थिति भी वही होगी, लेकिन सबलॉर्ड एक नहीं होगा। मान लीजिए मेष लगन में जन्मे जातक का सबलॉर्ड सूर्य है एक का और दूसरे का सबलॉर्ड अगर चंद्रमा है, यहीं से उन दोनों की जिंदगी का पैटर्न बदल जाता है। जिस जातक का सबलॉर्ड सूर्य है वो क्रोधी किस्म का होगा और जिस जातक का सबलॉर्ड चंद्रमा है वो शांत प्रकृति का होगा। जिस जातक का सबलॉर्ड सूर्य है वो शासक होगा, ताकतवर होगा और जिस जातक का सबलॉर्ड चंद्रमा है वो कलाकार होगा, कलाकार किस्म का होगा, शांत दिमाग का होगा। खैर यहाँ इतना उदाहरण काफी है। और हाँ, यही नहीं, लगन के सबलॉर्ड में ही अंतर नहीं आ जाता। लगन का सबलॉर्ड जैसे ही बदलता है 12 के 12 भावों के सबलॉर्ड भी बदल जाते हैं, एक आध को छोड़ के। चलिए एक और उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए लगन का सबलॉर्ड बदला तो ट्विन बालकों में से एक के चौथे भाव का सबलॉर्ड का संबंध एकादश से बना तो उसको भवन, मकान, घर मिलने के योग बनते हैं। लेकिन दूसरे बालक का जिसका जन्म एक ही वक्त पे हुआ है, उसके चौथे भाव का सबलॉर्ड जो है उसका संबंध अगर 8-12 से बन गया तो उसका अपना घर मकान बड़ी मुश्किल से बनेगा या नहीं बनेगा। अब आता हूं 1958 से लेकर 2003 तक जिन 2000 बालकों के जीवन को लेकर अध्ययन किया गया उस पर कि उन सभी 2000 बालकों का जो जीवन था एक जैसा नहीं था। इसका पहला उत्तर तो आध्यात्मिक है, वो ये कि ज्योतिष जो है पिछले जन्म के कर्मों पे निर्भर करता है। ज्योतिष के अनुसार पिछले जन्म में जातक ने जो कर्म किए होते हैं, अपने उन कर्मों के अनुसार उसे इस जन्म में ग्रहों की स्थितियां प्राप्त होती हैं। लेकिन आप तो साइंटिफिक सोच के हैं और लॉजिक बात करते हैं, लॉजिक सुनना चाहते हैं, तो अब मैं आपको साइंस और लॉजिक समझा देता हूं कि 2000
बालकों का जिसका अध्ययन लंदन में किया गया था, उन सबका जीवन अलग अलग क्यों था। तो मैं आप ही की भाषा में आपको कहूंगा कि अब आप अपनी सीट बेल्ट को बांध लीजिए, क्योंकि आप जो सुनने जा रहे हैं वहां आपको धक्का लग सकता है, या जिन लोगों ने उस वीडियो पे समर्थन किया था उनको भी धक्का लग सकता है। आप जानते हैं कि कहीं भी अगर कोई अपराध होता है तो वहां अपराधी को पकड़ने के लिए फॉरेंसिक जांच की जाती है। तो फॉरेंसिक जांच कैसे की जाती है? फिंगरप्रिंट से। अगर बाल मिल जाए किसी के या अपराधी के बाल मिल जाए तो उससे, अगर अपराधी का खून गिरा हुआ मिल जाए तो उससे। चलिए और एक लॉजिक सुनिए, अभी पूरा नहीं हुआ जो मैं बता रहा था, खून, बाल और फिंगरप्रिंट पे, उस पे फिर आऊंगा मैं। क्या एक ही वक्त पे जन्मे 2000 बच्चों के फिंगरप्रिंट एक थे? नहीं थे ना, यही लॉजिक है, फिंगरप्रिंट एक नहीं थे। तो जब कहीं अपराध होता है, पुलिस आती है और पुलिस का फॉरेंसिक विभाग जब जांच करता है तो पर्टिकुलर उसी व्यक्ति को पकड़ता है जिस व्यक्ति के बाल वहां मिले होते हैं। कैसे फॉरेंसिक जांच हो जाती है? बाल तो सबके लगभग एक जैसे ही होते हैं। आपने तो सिर्फ इंडियंस की बात की, तो मैं इंडिया की ही बात करूंगा। तो इंडिया में लगभग सबके बाल काले ही होते हैं, या जो वृद्ध हो जाते हैं उनके बाल सफेद हो जाते हैं। तो पुलिस को तो काले बाल देखते ही हर व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। बालों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता है और संभावित लोगों के ऊपर निगाह रखी जाती है और उनका टेस्ट किया जाता है। किसी व्यक्ति का खून अगर मिल जाए घटनास्थल पे तो संभावित अपराधियों के ब्लड की भी जांच की जाती है। अब मान लीजिए संभावित सभी अपराधियों का ब्लड ग्रुप एक ही है, बी पॉजिटिव है, फिर भी सिर्फ उसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है जिसका खून वहां गिरा था। लॉजिकली आप समझिए इस बात को कि 2000 बच्चों का ब्लड ग्रुप अगर एक ही होता तो भी अपराध जिसने किया है गिरफ्तार उसी को किया जाता। ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होते हुए भी 2000 बच्चों में कोई सिमिलैरिटी नहीं होती, साइंटिफिकली नहीं होती। फिंगरप्रिंट की बात तो मैं बोल ही चुका हूं कि घटनास्थल पे अगर किसी के फिंगरप्रिंट मिलते हैं तो आपके उदाहरण के अनुसार 2000 लोगों के फिंगरप्रिंट अगर जांच किए जाएं तो 2000 लोगों के ही फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, जबकि वो 2000 बच्चे जो हैं वो इंसान है, बड़े हो चुके हैं, तो सभी इंसान हैं, सबका जन्म एक ही वक्त पे हुआ था, फिर भी उनका फिंगरप्रिंट एक जैसा नहीं होता। और पुलिस जांच के द्वारा बिल्कुल एक्यूरेट जिसका फिंगरप्रिंट घटनास्थल पे पाया जाता है उसी को गिरफ्तार करती है। अब एक और लॉजिक उत्तर सुनिए, ये जो बड़ी चलताऊ सी बात होती है ना ज्योतिष में कि एक ही वक्त पे जन्मे लाखों व्यक्ति या एक ही वक्त पे जन्मे जुड़वा बच्चे, भाग्य क्यों अलग अलग है? तो आप समझिए इस चीज को कि हर व्यक्ति का डीएनए अलग होता है, हर व्यक्ति की एक यूनिक आईडी अलग होती है, और इस धरती पे जन्म लेने वाले हर व्यक्ति की एक यूनिक आईडी है। यानी हर क्षण हर पल अगर किसी का जन्म हो रहा है दुनिया में, तो जिस यूनिक क्षण में एक व्यक्ति का जन्म होता है उसी यूनिक क्षण में किसी और व्यक्ति का जन्म नहीं होता, क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी यूनिक आईडी है। साइंटिफिकली सोच लीजिए कि 2000 बच्चों का जन्म अगर एक वक्त पे होता है तो सबका फिंगरप्रिंट, सबका ब्लड ग्रुप एक ही होना चाहिए? नहीं होता है। हर व्यक्ति की एक यूनिक आईडी, जिस तरह हमारी आंखों की रेटिना है, हमारी फिंगरप्रिंट है, ये सबके यूनिक है, सबके अलग अलग, किसी के फिंगरप्रिंट किसी से नहीं मिलते। उसी तरह जन्म समय जो है किसी का भी एक नहीं होता, भले ही वो आपकी नजर में साधारण दृष्टि में एक ही वक्त पे पैदा होते हुए आपको नजर आए। हर व्यक्ति का जन्म लेने का जो पल होता है उस पल में सिर्फ एक ही व्यक्ति का जन्म होता है। अंग्रेजी समय के अनुसार तो सबसे कम हम 1 सेकंड को समझते हैं, लेकिन 1 सेकंड को भारतीय गणना कई हजार पलों में तोड़ देती।
क्यों होती है यूनिक आईडी? क्या होती है यूनिक आईडी? क्यों मैं कह रहा हूं कि एक यूनिक वक्त पे जिसका जन्म होता है या किसी व्यक्ति का जन्म होता है, उस यूनिक पल पे किसी और का नहीं होता। नहीं तो एक ही वक्त पे जन्मे 2 बालक या एक ही वक्त पे जन्मे 50 बालक या 2000 बालक सभी प्रधानमंत्री बन जाते। हो सकता है उनमें से कोई एक प्रेसिडेंट बने, प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन बाकी के सारे व्यक्ति नहीं बनते, नहीं बन सकते। तो ये मुगालता है लोगों को कि एक ही वक्त पे लोगों का जन्म होता है, एक वक्त पे एक ही यूनिक आईडी पैदा होती है इस धरती पे, दूसरी यूनिक आईडी उस धरती पे नहीं आती। स्वामी विवेकानंद एक ही हुए थे, रविंद्रनाथ टैगोर एक ही हुए थे, भगत सिंह एक ही हुए थे, इंदिरा गांधी एक ही हुई थी, जवाहरलाल नेहरू एक ही हुए थे, और श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक ही हुए हैं। सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर एक ही हुए हैं, सहवाग भी एक ही हुए हैं, शिवाजी भी एक ही हुए थे, महाराणा प्रताप भी एक ही हुए थे, गुरु नानक जी भी एक ही हुए थे, और गुरु गोविंद सिंह जी भी एक ही हुए थे। ट्विन देखने में लगता है हमें, लेकिन ट्विन कोई नहीं होता। चलो, ट्विन जो होते हैं उनके माता पिता तो एक ही होते हैं। एक ज्योतिषीय उत्तर और है कि 2000 बालकों का जो जन्म हुआ था लंदन में, उन सभी 2000 बालकों के माता पिता एक नहीं थे। और आप समझ लीजिए कि हर व्यक्ति के माता पिता का पंचमेश जो होता है उस पे भी निर्भर करता है जातक के आने वाला समय या भविष्य। हाँ, ट्विन के मामले में हम ये नहीं कह सकते कि उनके माता पिता अलग हैं, लेकिन उसका उत्तर मैं पहले दे चुका हूं कि जिस वक्त जातक का जन्म होता है उसको जो लगन मिलती है, सब लॉर्ड बदल जाता है। अगर दोनों के सब लॉर्ड एक निकल जाएं तो उन दोनों का सब लॉर्ड 100% अलग होगा, क्योंकि सब लॉर्ड जो है सेकंड्स में बदलता है। तो मुझे आशा है लॉजिक उत्तर भी आपको मिल गया होगा। या आप जैसे जो लोग ज्योतिष पे उंगली उठाते हैं, शास्त्र को झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं, ऊपर से वो भी व्यंग्यात्मक तरीके से, मंद मंद मुस्कुराते हुए, व्यंग करते हुए अपनी बातों को आपने अकेले ने नहीं रखा है। आप जैसी सोच वाले हजारों लोग भी ऐसे ही बात करते हैं, क्योंकि उन्हें ज्योतिष के विषय की जानकारी नहीं है, और जिस विषय की जानकारी नहीं होती वो ऐसे ही बात करते। आप अकेले नहीं हैं, आप अपने पर ना ले, यूजुअली आप बहुत ज्ञानी हैं। ध्रुव राठी जी, आपको कह रहा हूं, अगर इत्तेफाक से इस वीडियो को आप सुने तो आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन इत्तेफाक से ज्योतिष के बारे में आपको जानकारी नहीं है, और उन हजारों लोगों को भी नहीं है जो ज्योतिष को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं विभिन्न तरीकों से। हाँ, आपने एक और प्रश्न उठाया है कुंडली मैच का। उनकी शादी मुहूर्त को देखकर करी जाती है, जो कि नॉर्मली एक एस्ट्रोलॉजर के द्वारा सजेस्ट करी जाती है। विवाह से पहले जो मैचिंग करवाई जाती है। और हाँ, ये भी सच है कि 36 के 36 गुण मिलने के बावजूद दोनों का अलगाव हो जाता है। तो मैं फिर यही कहूंगा कि आपको विषय की जानकारी नहीं है। 36 के 36 गुण जो मिलाए जाते हैं या विवाह में मिलान करवाया जाता है, वो ये एश्योर नहीं करता कि जातक के बीच में अलगाव नहीं होगा। दरअसल प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स ने खुद ही इतना बिगाड़ दिया ज्योतिष को कि आप जैसे लोग इस पे उंगलियां उठाने में कामयाब हो जाते हैं। मैच मेकिंग जो की जाती है वो फिजिकल रिलेशन के दृष्टि से की जाती है, ये सत्य कोई बताता नहीं। मैच मेकिंग जो की जाती है वो सिर्फ स्वभाव की जाती है, लाइफ की नहीं की जाती। मैच मेकिंग ये एश्योर नहीं करती 36 के 36 गुण क्यों ना मिल जाएं कि विवाहित जीवन में कभी तलाक नहीं होगा, और 17 गुण मिले 15 गुण मिल जाएं तो ये भी स्थापित नहीं होता कि इन दोनों का विवाह नहीं चलेगा। मैच मेकिंग जो होती है वो किसी और कारण से की जाती है, फिजिकल रिलेशनशिप को ध्यान में रख के की जाती है, जिसको ज्योतिषी नहीं बताते।
इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा अपने व्यूअर्स के लिए। ध्रुव राठी जी ने एक और पॉइंट उठाया है कि भूकंप आ जाना या कहीं फ्लड्स आ जाना, जहां पर कई 100 लोग एक साथ मारे जाते हैं, लेकिन क्या वो सारे 100 लोग एक समय पर पैदा हुए थे? कि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो उस एक्सीडेंट में कई लोग मारे जाते हैं या सारे के सारे लोग मारे जाते हैं, तो क्या सभी की कुंडली में उस वक्त मृत्यु योग होता है? इसका उत्तर मैं एक वीडियो में दे चुका हूं, यहां फिर दे देता हूं। इसका उत्तर मैं देता हूं शॉर्ट में, लेकिन फिर भी मैं यहां भी कहूंगा कि आपको इस विषय की, ज्योतिष की जानकारी नहीं है, इसलिए आप भी उन लोगों की तरह प्रश्न उठाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और सबसे हास्यकर बात यही है कि इस विषय पे वही लोग ज्यादा ज्ञान देते हैं जिन्हें इस विषय की जानकारी ही नहीं। तो मैं आता हूं उस बात पे, एक्सीडेंट वाली। एक्सीडेंट जब होता है तो जाहिर है बहुत से लोग मारे जाते हैं। एरोप्लेन का एक्सीडेंट हो जाता है तो हवा में जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे मारे जाते हैं, ये बिल्कुल सच है। लेकिन इसका कोई साइंटिफिक उत्तर तो नहीं है, लेकिन लॉजिक उत्तर है मेरे पास। इस दुनिया में जो भी चीज निर्मित होती है या जिस चीज का निर्माण होता है उसका ध्वंस भी होता है। वो हवाई जहाज हो, रेलगाड़ी हो, आपके घर का टीवी सेट हो, इन सब का एक टाइम पीरियड है। आप एक मोबाइल खरीदते हैं, उसका भी एक टाइम पीरियड है। तो इस बात का लॉजिक उत्तर यह है कि जब आप एक ट्रेन पे चढ़ जाते हैं तो आपका भाग्य उस ट्रेन के साथ जुड़ जाता है। जितने भी लोग उस ट्रेन पे चढ़े होते हैं उन सब का भाग्य उस ट्रेन के साथ जुड़ जाता है। वहां आप इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं कर सकते, यानी खुद चल के नहीं जा सकते, यानी कि चल के नहीं जा रहे होते आप। हवाई जहाज में चढ़ते हैं तो जितने भी लोग हवाई जहाज में चढ़ते हैं उन सब का भाग्य हवाई जहाज के साथ जुड़ जाता है। बहुत से लोग मेरी ये बात सुन के हंस भी रहे होंगे, जो सो कॉल्ड साइंस पे विश्वास करते हैं या लॉजिक की बात करते हैं। तो अब आप नहीं हंसेंगे, अगली बात बोलने जा रहा हूं मैं। इस धरती पे जितने भी लोग रहते हैं, इंडियंस नहीं, सब इस धरती पे, इस ग्रह पे जितने भी लोग रहते हैं, किसी दिन अगर इस धरती का विनाश हो जाए, जैसा कि सुनते रहते हैं हम कि फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, कोई स्काई लैब आके टकराने वाला है, तो उस दिन इस धरती पे कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा, भले ही उन सब की कुंडली अलग अलग हो, क्योंकि सबका भाग्य इस धरती के साथ जुड़ा हुआ है। एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया है ध्रुव राठी जी ने कि जो मजमा लगा के बैठते हैं सो कॉल्ड बाबा, और उनके आश्रम की तरफ जो लोग बढ़ रहे होते हैं, तो उस आश्रम तक पहुंचने के लिए आपने ऑटो पकड़ा, रिक्शा पकड़ा, तो ये सारे लोग उस बाबा के एजेंट होते हैं जो आपकी व्यक्तिगत जानकारी निकाल कर बाबा तक पहुंचा देते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन अब मैं जरा साइंस पे आना चाहता हूं। साइंस की हर बात पे भरोसा करते हैं ना। लोगों का ये मानना है, या ध्रुव राठी जैसे लोगों का मानना है कि साइंस तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो साइंटिस्टों ने प्लूटो ग्रह की खोज की थी और प्लूटो को ग्रह की मान्यता दे दी थी, और कुछ साल बाद प्लूटो को ग्रह की कक्षा से निकाल दिया इन लोगों ने, साइंटिस्टों ने। तो भाई यहां साइंस तो फेल हुआ ना, साइंटिस्टों से गलती हो गई ना। साइंटिस्टों ने बाद में माना ना कि प्लूटो ग्रह का कोई भी प्रभाव इस धरती पे नहीं पड़ रहा है। तो साइंस जब ये कह रहा है कि प्लूटो ग्रह का कोई भी प्रभाव धरती पे नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ अल्टीमेटली साइंस ये स्वीकार कर ले रहा है कि बाकी के सभी ग्रहों का प्रभाव इस धरती पे पड़ता है, जबकि आप कह रहे हैं कि किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव यहाँ धरती पे नहीं पड़ता। आप तो साइंस के स्टूडेंट लगते हैं मुझे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सूर्य की किरणों की वजह से खेती होती है। फल, फूल, सब्जियां, पेड़ पौधे ये सूर्य की वजह से ही पनपते हैं, सूर्य की वजह से ही बड़े होते हैं। और जहां तक फलादेश फेल होने की बात या ज्योतिष के फेल होने की बात, कई मामलों में ज्योतिष भी फेल होता है, तो भैया ऐसा कोई पेशा, ऐसी कोई विद्या, ऐसा कोई विषय नहीं है जहां
फेलियर ना होता हो, विज्ञान भी फेल होता है। अब प्लूटो की बात चल निकली है तो मैं आपको बता दूं कि साइंस की जो उत्पत्ति है या ये जो वर्तमान विज्ञान है, इसकी उम्र 1000 साल से ज्यादा नहीं होगी, जहां तक मेरा आइडिया है। 500 साल है शायद इसकी उम्र, फिर भी मैं 1000 मान लेता हूं, तो 1000 साल से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन आसमान में जो ग्रह है, जो 7 ग्रह, राहु केतु को अगर हम ना भी गिने तो साइंटिफिकली, तो ये जो 7 ग्रह हैं, ये आदि काल से शास्त्रों में, ज्योतिष में विशेष करके पहले से ही उल्लेखित है। एस्ट्रोनॉमी का जब नाम भी नहीं आया था, एस्ट्रोनॉमी क्या है किसी ने सुना भी नहीं था, तो उस वक्त एस्ट्रोलॉजी में 7 ग्रहों का विश्लेषण किया हुआ था। साइंस ने आकर इन 7 ग्रहों को नकारा नहीं, एक्सेप्ट किया। हाँ, हर्शल और नेपच्यून की खोज की और फिर प्लूटो की खोज की, फिर प्लूटो को ग्रह मानने से इनकार कर दिया। तो पास फेल हर विषय में है। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष में फेलियर है और किसी विषय में फेलियर नहीं है, हर विषय में फेलियर है। तो क्रिटिसाइज करने के लिए आप किसी भी चीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन ज्योतिष के मामले में मुश्किल ये है कि हर वो व्यक्ति क्रिटिसाइज करता है जिसे ज्योतिष का ज्ञान नहीं है। वो इधर उधर की सुनी सुनाई बातों पे आकर व्यंग कसते हुए अपनी बातें बोलना शुरू कर देता है। तो ठीक है, इस पे और मैं अपना समय व्यय नहीं करना चाहता। आप बोलते रहिए, आपकी मर्जी है। हजारों लोग ज्योतिष के खिलाफ बोलते हैं, उनमें से एक आप भी होंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। डॉक्टर्स भी फेल होते हैं, वो तो साइंस है। अच्छे से अच्छे डॉक्टर का हर ऑपरेशन सफल नहीं होता। दवाइयां भी फेल होती हैं, दवाइयां काम नहीं करती, तो इसे आप क्या कहेंगे? अंधविश्वास है दवाइयां लेना, अंधविश्वास है डॉक्टर के पास जाना। लेकिन कोई भी व्यक्ति न तो विज्ञान का मखौल उड़ाता है, ना उस पे व्यंग कसता है। डॉक्टर्स भी फेल होते हैं, लेकिन लोग डॉक्टर का मखौल नहीं उड़ाते, क्योंकि हम जानते हैं कि डॉक्टर भगवान नहीं है। कोई भी फेल हो सकता है, जरूरी नहीं है हर डॉक्टर का हर ऑपरेशन सक्सेस ही हो जाए। लेकिन आप जैसे हजारों लोगों की डिमांड ये है कि हर विषय फेल हो जाए, लेकिन ज्योतिष फेल नहीं होना चाहिए। हालांकि इसके लिए ज्योतिष ही जिम्मेदार है, जो ये दावा करते घूमते हैं कि 100% हम समाधान कर सकते हैं, 100% हम फलादेश कर सकते हैं। ये तरीका भी गलत है। हर पेशे में हर तरह के व्यक्ति हैं। एक ही केस लड़ने के लिए एक वकील 1000 रुपया लेता है, दूसरा वकील 10 लेता है, और कोई 11 लाख लेता है, 25 लाख तक लेता है एक अपीयरेंस का। तो जो वकील 25 लाख ले रहा है उसे आप गलत नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपने अनुभव का ले रहा है। कोई नया व्यक्ति वकालत के पेशे में है तो जाहिर है वो कम पैसा लेगा। और एक ही केस पे एक वकील हार जाता है और दूसरा वकील जीत जाता है। तो क्या करें? वकालत के पेशे पे व्यंग करें, वकालत के पेशे को नकार दें, या वकालत के पेशे को अंधविश्वास कह दें? चलिए, अपनी अपनी समझ है सबकी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।